लोग पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड। तो पहले देखिए, पहले आपको ये समझना है कि जो मास ऑफ सैंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन है या मास ऑफ सैंपल है वो कितना दिया हुआ है। तो मास ऑफ सैंपल इज गिवन एज 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम इज द मास ऑफ सैंपल। अब इस सैंपल के अंदर दो चीजें पाई गई हैं। क्या क्या पाया गया है? तो पहली चीज जो मिली है वो है बोरॉन और दूसरा जो मिला है वो है ऑक्सीजन। अब देखिए, कहा गया है 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन मिला। तो बोरॉन का मास क्या है? तो लिख लीजिए मास ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन का मास क्या है? बोरॉन का मास है 0.096 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ बोरॉन। और आपको ये भी पता है कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है हमको। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एज मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एज 0.144 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एज 0.144 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो बाय वेट आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। बहुत सिंपल है। परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन किसका अगर मान लीजिए निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर मान लीजिए निकालना है हमको बोरॉन का, तो बोरॉन का परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालना होगा तो आप बोरॉन का मास रखेंगे न्यूमरेटर में। ठीक, तो हो जाएगा मास ऑफ बोरॉन अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सैंपल। ठीक है, तो मास ऑफ बोरॉन क्या आ जाएगा? 0.096 अपॉन मास ऑफ सैंपल क्या आ जाएगा? तो मास ऑफ सैंपल आ जाएगा 0.24 ग्राम। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू 40%। ये आ जाएगा आपके पास में 40%। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरे में क्या करना था? दूसरे में हमको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जब आप निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन के लिए आपको मिल जाएगा 0 पॉइंट, अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 0.144 अपॉन करेंगे किसको? मास ऑफ द सैंपल 0.24 इंटू किससे कर देंगे? 100 से। और ये कितना आपको मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपको 60%। मतलब सैंपल में जो हमारे पास सैंपल था 0.24 ग्राम का, उसमें बोरॉन कितना था? बोरॉन था 40% और ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन था 60%। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या दिया गया था कि 3 ग्राम्स हमारे पास कार्बन है, 8 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज व्हाट? दैट इज 11 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम कार्बन जो होगा वो रिएक्ट किससे करता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और क्या फॉर्म करता है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब दूसरे केस में क्या लिया गया? दूसरे केस में हमने जो लिया उसमें ये मान लिया कि देयर इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन। हमारे पास कार्बन का जो मास था वो हम लोग ने चेंज नहीं किया, लेकिन मास ऑफ ऑक्सीजन को चेंज कर दिया। कितना मास कर दिया? वी डिड मास एज 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वी टुक ऑक्सीजन ऑफ 50 ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लिया? हम लोग ने 50 ग्राम लिया। अब हमको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। अगर आप यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे तो आप सीधे आंसर बता देंगे कि कितना हो जाना चाहिए? 53 ग्राम्स हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलत है। 53 ग्राम्स क्यों नहीं होगा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए है क्या, ये जो 3 ग्राम कार्बन था वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही वो रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे भी 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन है तो वो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रिएक्ट कर पाएगा? क्योंकि वो रिएक्ट किससे कर सकता है? सिर्फ 8 ग्राम से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले केस में आपको ये बात याद रखनी है कि 3 ग्राम जो कार्बन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे, और कितने ग्राम ऑक्सीजन से करेंगे? 50 ग्राम ऑक्सीजन से करेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि 44 जो हमारा रिमेनिंग बचा कितना? 50 माइनस 8, तो 50 माइनस
8 ग्राम मतलब 42 ग्राम। ये कैसा रहेगा ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हमारे पास कितना रिएक्शन हो रही है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अभी भी रिएक्ट कर रही है। पिछले केस में भी 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी, और इस केस में भी 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगी। तो 3 + 8 फिर से क्या आ जाएगा? 11 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 53 ग्राम आप लोग को नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 11 ग्राम लिखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक अलग चीज दे दी जाती, मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते, और वो चेंजेस क्या होते? वो चेंजेस कुछ इस तरीके के होते कि मान लीजिए आपको कार्ब जो ऑक्सीजन का कंटेंट दिया था, अभी तो 50 ग्राम दे दिया था, मान लीजिए 50 ग्राम ना दे के आपको 7 ग्राम दे दें या 6 ग्राम दे दें। तो अगर 3 ग्राम कार्बन है और ये 7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 3 + 7 कितना फॉर्म करेगा? 10 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये मत सोचिएगा कि अब ये 11 ग्राम ही फॉर्म करता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 11 ग्राम तब फॉर्म करेगा जब 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ये बात आप लोग को समझनी है। क्वेश्चन 3 में बोला गया है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? तो अगर 2 से ज्यादा एटम्स हैं किसी भी आयन में, अगर हमारे पास 2 से अधिक एटम्स हैं तो उसमें जो आयन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे मान लीजिए CO3 है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पे चार्ज क्या होता है? 2- का होता है। अगर पूछा जाए इसमें कितने एटम्स हैं, तो देखिए एक एटम कार्बन का है और 3 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल कितने एटम हो गए? 4 एटम हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए NO3 देखा जाए, नाइट्रेट आयन 1-। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी तो एक आयन है। कैसा आयन है? ये एक एन आयन है। एन आयन क्यों है? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है वो एन आयन होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है। अब यहाँ पे समझिए कितने आयंस, कितने एटम्स हैं? तो 1 और 3, कितने एटम हो गए? 4 हो गए। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई पॉलीएटॉमिक कैटायन बताइए, अकेला पॉलीएटॉमिक कैटायन होता है बेटा, एक ही पॉलीएटॉमिक कैटायन मिलेगा आपको और उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे। और क्या होता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, मतलब ये हो गया अमोनिया। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अमोनियम। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, वो मॉलिक्यूल है। ये क्या है? अमोनियम है, अमोनियम आयन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी क्या है? एक पॉलीएटॉमिक कैटायन है। तो पॉलीएटॉमिक एनायन क्या हो जाएंगे? ये और ये पॉलीएटॉमिक एनायन हो गए। ये क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक कैटायन हो जाएगा। कैटायन क्यों? कैटायन इसलिए क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में बोला गया है कि आपको क्या बताना है? इनके केमिकल फॉर्मूले बताने हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो दिखाई पड़ रहा है वो मैग्नीशियम क्लोराइड दिखाई पड़ रहा है। मैग्नीशियम पे क्या होता है? Mg पे होता है 2+ का चार्ज। ठीक है, तो Mg पे चार्ज आप यहाँ लिख दीजिए 2+। क्लोरीन या क्लोराइड पे चार्ज होता है Cl पे 1- होता है। 2 उधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, क्या बना देगा? देखिए Cl पे 2 जा रहा है, Mg पे 1 जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? इट विल बी MgCl2। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए, Ca पे क्या होता है? Ca पे 2+ होता है। ऑक्साइड पे क्या होता है? O पे 2- होता है। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप 2+ लिखिए और यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखिए? 2- लिखिए। जब दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे तब क्या होगा? Ca2O2 बनेगा। क्या बनेगा इसका? Ca2O2। और ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaO, क्योंकि हमको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला चाहिए होता है, तो CaO बन जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है? तो थर्ड में देखिए क्या कहा गया है? थर्ड में कहा गया है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? देखिए कॉपर का 2+ होता है, याद रखिएगा। Cu का क्या होता है? कॉपर का होता है 2+। ठीक है, तो इसका हम यहाँ लिख देते हैं, कॉपर का क्या हो जाएगा? Cu का हो जाएगा 2+, और नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? NO3 का हो जाएगा 1-। ठीक है, वही क्रिस क्रॉस करना है जैसे अभी हमने बताया था कि अगर यहाँ आप 2+ लिख दें, यहाँ आप 1- लिख दें, आप प्लस और माइनस ना भी लगाएं तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि चार्जेस हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं होती। 2 को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास आ जाएगा अगला फॉर्मूला। तो CuNO3 का होल ट्वाइस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉपर CuNO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम क्लोराइड पे आते हैं, तो देखिए Al पे क्या होता है? Al पे होता है 3+। क्लोराइड देखते हैं, Cl पे क्या होता है? 1- होता है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्या आ जाएगा? AlCl3
3 आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है। तो देखिए लास्ट में क्या बोला गया है, लास्ट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम इधर कैल्शियम कार्बोनेट बताएंगे, उसको मिटा देंगे क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत लोगों को नहीं तो। ठीक है, पहला वाला जैसे नहीं दिख रहा था। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Ca पे क्या होता है, Ca पे होता है 2+, हम इसका यहाँ बता रहे हैं। Ca पे क्या हो जाएगा 2+, कैल्शियम पे चार्ज 2+ होता है, कार्बोनेट पे चार्ज क्या होता है 2- होता है। इसको ऊपर भेजिए, इसको इधर भेजिए, क्या बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 2 है, काट दीजिए ऐसे, और 1 माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज होके क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। तो आसानी से हम लोग इन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। आपको जब बोर्ड में या प्री बोर्ड जब भी आप लोग का होगा, या जो भी स्कूल के एग्जामिनेशंस होंगे, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जो भी क्रिस क्रॉस तरीका होता है, जो मेथड होता है, उससे आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं इन कंपाउंड्स में। तो सबसे पहला जो आपको कंपाउंड दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्विकलाइम बोला गया है। क्विकलाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। अब CaO अगर फॉर्मूला है तो इसमें देखिए 2 एटम्स हैं, एक कैल्शियम का एटम है और दूसरा किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। H इज हाइड्रोजन एंड Br इज ब्रोमीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, क्योंकि इस पे +1 होता है, इस पे -1 होता है, तो 1 जाके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे तो HBr बनेगा। मतलब यहाँ कौन से 2 एटम्स हैं, तो पहला एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा एटम है ब्रोमीन का। थर्ड में देखिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, दिस इज NaHCO3। अब समझिएगा NaHCO3 का मतलब क्या है, इसके 2 और नाम है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसका एक और नाम है, क्या बोलता है, सोडियम, और इसका मतलब होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3 1- होता है। ठीक है, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, चाहे बेकिंग पाउडर बोले, बात एक ही है। लेकिन अगर हमको ये जानना है कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, तो देखिए एटम्स बहुत सिंपल है निकालना। कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका सोडियम। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इसको कार्बोनेट मत लिख दीजिएगा, कार्बोनेट एटम नहीं है, कार्बोनेट तो एक आयन है। इसमें 2 एटम्स हैं, एक कार्बन हो जाएगा और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें आपको समझनी है कि क्या क्या एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पोटेशियम सल्फेट देख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट बहुत सिंपल है, पोटेशियम हो जाएगा K। ठीक है, सल्फेट होता है K पे चार्ज आप देखेंगे तो 1 होता है, +1 होता है। सल्फेट पे चार्ज देखेंगे तो SO4 पे क्या होता है, 2- होता है। ठीक है, अब समझिए आपको करना क्या है, 1 को उधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, क्या मिल जाएगा, K2SO4। ये हो गया फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट का। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो पहला एटम किसका है, पोटेशियम का है। दूसरा एटम किसका है, सल्फर का है। तीसरा एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो 3 टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर से बता देते हैं, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं पोटेशियम प्रेजेंट है और सल्फेट प्रेजेंट है, जो गलत हो जाएगा। क्लियर सबको इतनी बात, सब लोग लिख लें और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के हमको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। कैसे निकाले जाएंगे वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास दिया हुआ है इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और कितने कार्बन है 2, तो 12 × 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, हो जाएगा 1 × 2। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 12 2 24, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26। तो 26 U इज द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन। सल्फर की बात करें, सल्फर S8 है। S8 का क्या होता है, देखिए एक सल्फर का जो मॉलिक्यूल है, एक सल्फर का एटम है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है 32 होता है। 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपको क्या मिलेगा, 256 U मिल जाएगा। दिस विल बी द
एटम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल दैट इज S8। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस में आपको ये बात याद रखनी है कि फॉस्फोरस में P4 दिया जाता है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जब भी बोला जाएगा तो P4 होगा, ठीक है। अब देखिए एक फॉस्फोरस का कितना होता है? 31 होता है। अगर एक फॉस्फोरस एटम का एटॉमिक मास देखें दैट इज 31, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 124U आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, HCl देख लेते हैं। तो 1H का, H का होता है 1, Cl का क्या होता है? 35.5 होता है। कितना बन जाएगा? 36.5U बन जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं HNO3। H का हो जाएगा 1, N का कितना हो जाएगा? N का हो जाएगा 14। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए 16 3 जा 48, 149 और 49 10 59 और 63 कितना हो गया? 63U। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल दिया हुआ है नाइट्रोजन एटम का, आपको इसका मास बताना है। मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला हमको नहीं पता, लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए एटम है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ना होके क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल क्या थे? 1 थे, ठीक है, इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? तो बहुत सिंपल है, कितना होता है? 14 होता है। 1/14, तो ये 14 को उधर भेज दीजिए, मास कितना आ जाएगा? 14 ग्राम विल बी द मास, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 14 ग्राम आसानी से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में दिया गया है 4 मोल्स, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम के बारे में 4 मोल दिए गए हैं। फिर से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? तो आपको दिया रहेगा 27, ना दिया हो तो आपको याद भी रख लेना है कि 27 इसका एटॉमिक मास होता है। किसका? एल्युमिनियम का। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं? 4, तो 4 इज इक्वल टू मास अपॉन 27। इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 27 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 108U इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है। तो हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है फाइंड द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड का जब आपको मास निकालना होगा तो आपको सोडियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हर चीज अवेलेबल होगी, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 126 आएगा, ठीक है। 126 ग्राम पर मोल लिखें, चाहे इसका यू लिखें, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन एटॉमिक, या तो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितने थे? 10 थे, इज इक्वल टू मास क्या है? मास को मास ही ले लीजिए, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 126 है। इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 126 ग्राम। ये हमारा 1260, 126 10 से मल्टीप्लाई होगा 1260 बन जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।